तो हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में शुरू करने वाले हैं हम लोग लेसन नंबर 11 तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार। तो शुरू करेंगे इसका लेसन। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले थ्योरी ही पढ़ेंगे, इसके थ्योरी को देखते हुए और तब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न को। ठीक है, थ्योरी इसलिए देखेंगे क्योंकि जो कोई भी लेसन पढ़ रहे हैं, यदि उसकी थ्योरी नहीं समझ रहे हैं, फिजिक्स के थ्योरी नहीं समझेंगे तो आप उसके जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी जो पूरा उसका अभ्यास प्रश्न है डिपेंडेंट है किस पे, थ्योरी पे। तो हम लोग थ्योरी को छोड़ दें तो अभ्यास प्रश्न कैसे हल कर पाएंगे, अभ्यास प्रश्न कैसे हल कर पाएंगे, आप ही लोग बताइए। तो देखिए, मैं थ्योरी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर परीक्षा के दिन जो नज़दीक आ रहे हैं तो आप थ्योरी के छोड़ के सीधे अभ्यास प्रश्न हल करिए। तो उससे क्या होगा, आप लोग को कुछ फायदा मिलेगा नहीं ना। आप बस देख पाएंगे हाँ भाई ऐसे सॉल्व कर पाए, लेकिन उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। उसके बारे में समझने के लिए आपको थ्योरी को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो भाई थ्योरी हम लोग पढ़ते चलेंगे, यहीं की थोड़ी शॉर्टली पढ़ेंगे, उसको उतने डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। बस उसमें के जो इंपॉर्टेंट्स हो गए, जैसे फार्मूला पढ़ लेंगे और वे टॉपिक्स पढ़ लेंगे जो आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए मैं पीछे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियो बनाऊं और आप लोग को दे पाऊं, क्योंकि मुझे सुबह टाइम मिलेगा या तो शाम को टाइम मिलेगा। दिन भर में मुझे अब तो सुबह भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब सुबह मैं भी कोचिंग ज्वाइन कर लिया हूं। मैंने भी इंटर फाइनल किया तो बीएससी में एडमिशन कराए हैं, तो अब 2 दिनों से कोचिंग ज्वाइन किए हैं, तो अब सुबह जाना पड़ता है। और कोचिंग से आओ तो दिन में भाई के साथ बैंक पे चले जाते हैं, तो बस बचता है आपके लिए शाम का समय। और शाम के समय आपके लिए वीडियो बनाते हैं, उसको बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, सेट करते हैं, 9-10 बज जाता है। उसके बाद से उसको कॉपी करिए, अपलोड करिए, तो काफ़ी समय लग जाते हैं। तो देखिए, उसे भी मैं अभी 1 महीने से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई लेट तो होगा ही, पीछे तो होंगे ही। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि कौन सा लेसन, 11 नंबर लेसन शुरू करते हैं, क्या, तापमिति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं तापमिति। तो सबसे पहले देखते हैं तापमिति होता क्या है। तापमिति होता क्या है, तो जो तापमिति होती है विज्ञान की वह शाखा होती है, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके कारण हम लोग तापमिति पढ़ रहे हैं, यानी ताप और उससे वस्तुओं पे होने वाले प्रभाव का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही कहलाती है क्या, तापमिति। यानी तापमिति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो ताप और उससे होने वाले प्रभाव का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही कहलाता है क्या, हम लोग का तापमिति। अब तापमिति, ताप का अध्ययन करते हैं, उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो ताप क्या होता है, तो क्या होता है, ताप क्या होता है, कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि ताप क्या होता है। तो देखिए बताएंगे कि ताप जो होता है वस्तु का वह गुण होता है, ताप वस्तु का वह गुण होता है जिससे यह निश्चित होता है या जिससे हम लोग जान पाते हैं कि यदि वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में ले जा रहे हैं तो वह वस्तु उष्मा दे रही है या उष्मा ग्रहण कर रही है। ये किससे पता चलता है, तो ताप से पता चलता है। किससे पता चलता है, ताप से। तो ताप की डिफिनीशन क्या बताएंगे कि ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिससे हम लोग जान पाते हैं कि इस वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में ले जाएं तो वस्तु क्या करे, 2 ही कंडीशन होगा, या तो ताप देगी या ताप लेगी, यानी उष्मा का आदान प्रदान करेगी तो लेगी या तो देगी किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में ले जाने पर। तो ताप क्या है, किसी वस्तु का वह गुण है जिससे हमें यह पता चलता है कि यदि उस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में ले जा रहे हैं तो वह उष्मा ग्रहण कर रही है या प्रदान कर रही है। ये होता है क्या, ताप। और ताप को क्या करते हैं, ताप को मापने के लिए हम लोग 4 फार्मूले का 4 मतलब यंत्र का यूज करते हैं, पैमाने का यूज करते हैं। क्या, सेल्सियस, क्या करते हैं, एक सेल्सियस, दूसरा फारेनहाइट और केल्विन, ठीक है, केल्विन। और एक और होता है र्यूमर, ये हम लोग क्लास 10th में या 9th में पढ़ चुके होंगे।
ठीक है, कि जो ताप होता है उसको नापने के लिए 4 पैमाने होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, जिसमें से र्यूमर का बहुत कम यूज किया जाता है, र्यूमर का बहुत कम यूज किया जाता है, और इन 3 पैमानों का यूज क्या किया जाता है, ज्यादा किया जाता है। तो देखिए जो ताप होता है वो सेल्सियस पैमाने पे कैसे मापेंगे, तो सेल्सियस पैमाना सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने ही बनाया था, उनके नाम पे, सबके नाम पे ये बना है, ठीक है। पैमाना जो जिसने वैज्ञानिक ने ताप को मापने के लिए जो पैमाना बनाया उसका नाम दे दिया, जैसे सेल्सियस ने बनाया तो उसका सेल्सियस नाम दिया गया, फ़ारेनहाइट ने बनाया तो उसको फ़ारेनहाइट दे दिया गया, केल्विन ने बनाया तो केल्विन ने दे दिया। तो जो सेल्सियस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापते हैं, यानी उस ताप को मापने के लिए 0 से 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक बनाया गया है। और इतने को प्रत्येक यानी 100 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 100 भागों में, और प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस को डिनोट करता है, जैसे 0 से लेके 100 तक, और इसको 100 बराबर बराबर भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। किसको? सेल्सियस पैमाने को, ऐसे डॉट डॉट कर। फिर जो फ़ारेनहाइट आए तो इसने भी ताप को मापने के लिए एक पैमाना बनाया, और उनका जो पैमाना था कहां से था, तो 92 से था, 92 से शुरू था, 92 से ही शुरू था ना, नहीं सॉरी 32 से शुरू था। तो इन्होंने जो बनाया पैमाना वो शुरू था, जैसे सेल्सियस का शुरू था 0 से, तो इनका शुरू था 32 से, और 32 से कहां तक था, तो 32 से था आपका 212 शायद था, 212 था, ठीक है, 212 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री, हाँ 12 डिग्री फ़ारेनहाइट तक था, फ़ारेनहाइट ने बनाया तो। और इन्होंने इसको कितने बराबर भागों में बांटा था, तो इन्होंने इसको 180 बराबर भागों में बांटा था। कितने बराबर भागों में बांटा था, तो 180 बराबर भागों में बांटा था, यानी यहाँ से 32 फ़ारेनहाइट हुआ तो 33 फ़ारेनहाइट, 34 फ़ारेनहाइट, 35 फ़ारेनहाइट, डॉट डॉट करके इसको बांटा था। कितने भागों में, कितने भागों में बांट दिया था, तो 180 बराबर भागों में बांट दिया गया था, जिसको एक भाग को हम लोग 1 फ़ारेनहाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 फ़ारेनहाइट बोलते हैं। फिर आए केल्विन, जैसे अब सेल्सियस ने एक पैमाना बना दिया, फ़ारेनहाइट ने बना दिया, तो फिर केल्विन ने भी आए, उन्होंने भी एक पैमाना बनाया। तो उन्होंने जो पैमाना बनाया उसकी शुरुआत थी 273 से, 273 केल्विन से, और कितना, 373 केल्विन तक, 373 केल्विन तक। और इन्होंने भी सेल्सियस की भांति ही इन पैमानों को 100 बराबर भागों में बांटे थे। कितने भागों में बांटे थे, तो 100 बराबर भागों में बांटे थे, जिसका हर एक भाग किसको डिनोट करता था, तो 1 केल्विन को डिनोट करता था। ऐसे ही बांटे थे, कितने भागों में, 100 भागों में। इतना क्लियर है। इन्होंने भी 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस को 100 भागों में बांटा था, और इन्होंने भी 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन का जो पैमाना था उसको 100 बराबर भागों में बांटा था, और एक पैमाना यानी एक भाग को क्या बोलते थे, 1 केल्विन। इसके एक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस, इसके एक भाग को 1 फ़ारेनहाइट, और इसके एक भाग को 1 केल्विन बोलते थे। इतना क्लियर है। फिर ये जो पैमाने आए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, तो ये तो रह गए ताप मापने के पैमाने। इतना क्लियर है। अब क्या किया जाए, क्या होता है कि इनके बीच रिलेशन, ठीक ना, इनके बीच एक रिलेशन स्थापित किया गया कि जो सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो कितना होगा, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना होगा। तो इनके बीच रिलेशन लाना पड़ेगा। तो इनके बीच रिलेशन कैसा होता है, तो देखिए रिलेशन आप भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। सेल्सियस है तो C लिख दीजिए, सेल्सियस को C से डिनोट करते हैं। इसमें कितने खाने होते हैं, कितने से शुरू होता है उसको माइनस करते हैं। कितने से शुरू होता है, 0 से, तो 0 माइनस कर दीजिए। इसमें कितने खाने हैं, तो 100 बराबर भागों में बांटे थे ना, तो 100 लिख दीजिए, इक्वल टू करिए। अब आती है फ़ारेनहाइट की बारी। तो फ़ारेनहाइट को F से डिनोट करते हैं, तो F करिए। ये कहां से शुरू है, 32 से, तो -32 करिए, बटा में इसमें कितने बराबर भागों में बांटा गया था, 180 बराबर भागों में बांटा गया था, तो बटा में जितने बराबर भागों में बांटा गया उसको बटे में लिखेंगे। अब केल्विन को लेते हैं। तो केल्विन कहां से शुरू हुआ, 273 से, कहां से शुरू हुआ, 273 से, तो इसको ऐसे लिखते हैं। केल्विन को K से डिनोट करते हैं, केल्विन को
K से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है, कब से शुरू होता है, तो 273 से, तो 273 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और इसमें कितने भाग होते हैं, तो 100 भाग होते हैं, तो इसमें भी 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यही आपका है किसमें, तीनों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध है। सबको समझ में आया ये? यही जो है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध है। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा C बटा, देखिए सबको डिवाइड कर दीजिए, ये जो नीचे वाला है सबको किससे डिवाइड कर दीजिए, तो आप कर दीजिए किससे, 25 से कर दीजिए, 25 से नहीं 20 से कर दीजिए, 20 से सब कट जाएगा, 20 से कटाएंगे तो सब कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको 20 से कटाएंगे तो 20 पाँचे 100, 5 हो जाएगा, बराबर F माइनस 32 बटा, इसको 20 से कटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और बराबर K माइनस 273, अब बटा में इसको 5 से कटाएंगे तो, अरे सॉरी 20 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही रिलेशन है किसके किसके बीच, तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच यही रिलेशन है। यदि पूछेगा कि इतना केल्विन कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो इन दोनों को लेंगे, सेल्सियस की जगह पे उसका मान रखेंगे, फ़ारेनहाइट का मान निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही हर पैमाने को दूसरे पैमाने में चेंज किया जा सकता है, किसके अनुसार, तो इस फार्मूले के अनुसार। इतना क्लियर है? तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम लोग किसको, तो देखते हैं आगे देखते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों पर तापांतर में क्या संबंध होता है, किसमें, तापांतर में क्या संबंध होता है, तो उसको देखते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, ये जो दो फार्मूले लिखे हैं इसको, यानी ये मेन है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको नोट कर लिए। फिर देखते हैं उसको, तो चलिए देखते हैं क्या, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों का तापांतर में संबंध, यही ना, पैमानों पर तापांतर में संबंध, पैमानों पर तापांतर में संबंध, तापांतर में संबंध, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तापों में अंतर हो तो उसको कैसे उसमें कैसा रिलेशन होता है। तो देखिए मान लेते हैं कोई वस्तु A है और एक और दूसरी वस्तु B है। A पे जो सेल्सियस का पैमाना है उस पे C1 है, और जो फ़ारेनहाइट का पैमाना है उस पे जो ताप है वो F1 है। फिर उसी प्रकार दूसरी वस्तु पे जो सेल्सियस के पैमाने पे ताप है वो क्या है, C2 है, और फ़ारेनहाइट के पैमाने पे क्या है, ताप F2 है। तापांतर निकालेंगे तो क्या करेंगे, C1 माइनस C2 करेंगे ना, तो क्या करेंगे, तापांतर निकालेंगे तो C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा C हो जाएगा। वैसे ही F2 का निकालेंगे, अरे सॉरी फ़ारेनहाइट का निकालेंगे तो F1 माइनस F2 बराबर डेल्टा F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा F हो जाएगा। और हम लोगों ने जो फार्मूला लिखा था यहाँ पे C/5 बराबर F/-32/9, उसी फार्मूले में रखेंगे। तो जो C माइनस 0 रख रहे थे ना, तो देखिए जो C था उसका यहाँ पे मान है, 0 का मान यहाँ पे, तो तापांतर निकालेंगे तभी ना आएगा डेल्टा C। तो यानी C माइनस 0 के जगह पे क्या लिखेंगे, डेल्टा C, और उसके बटे में क्या आया था, 5 आया था, बराबर F-32, F का मान दिया होगा, F1 का मान जो F था, और F2 जो 32 दिया था वो F2 का मान है, तो उसके बीच अंतर, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा F बटा में इसके बटा में क्या था, 9। तो यही जो संबंध है किसका है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापांतर का, तापांतर मतलब डेल्टा C, यही ना, तापों में अंतर, डेल्टा C को ही ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए आप लोग। और फिर देखते हैं हम लोग क्या, ऊष्मीय प्रसार, क्या देखते हैं, ऊष्मीय प्रसार, जो इस लेसन की क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं, ऊष्मीय प्रसार को, इसको नोट करिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, नोट में एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि जो देखिए जो सेल्सियस का पैमाना था उसको भी कितने भागों में, 100 भागों में बांटते हैं, और जो फ़ारेनहाइट का पैमाना है उसको भी 100 भागों में बांटते हैं। तो जो 1 डिग्री सेल्सियस होता है बराबर होता है किसके, 1 केल्विन के बराबर होता है, 1 केल्विन के बराबर होता है। और इसी तरह दो वस्तु ले ले A और B, इस पे जो ताप हो सेल्सियस पे T1 T2 हो, और इस पे भी हो
जैसे इस वाले पे सेल्सियस में उसका कैपिटल स्मॉल T1 व T2 हो और केल्विन पैमाने पर कैपिटल T1 और क्या हो T2 हो, तो ये बराबर होते हैं। इसका मतलब इसमें भी जो ताप का अंतर होगा यानी T2 माइनस T1 करेंगे तो किसके बराबर होगा, यानी इधर भी माइनस करते हैं तो इसके भी बराबर होगा, इधर भी घटाएंगे तो सेम बराबर होगा। यानी जो 1 डिग्री सेल्सियस ताप होता है 1 केल्विन के बराबर होता है, 2 डिग्री सेल्सियस 2 केल्विन के बराबर, यानी वो भी 100 भागों में बटा है, ये भी 100 भागों में बटा है, तो उसका हर एक भाग यानी जो इसका हर एक भाग उसके हर एक भाग के क्या होगा बराबर होगा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा और इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखते हैं हम लोग क्या उसमें प्रसार, क्या देखते हैं उसमें प्रसार। देखिएगा उसमें प्रसार, उसमें प्रसार होता क्या है, उसमें प्रसार तो कोई भी वस्तु है, क्या है कोई भी वस्तु है और इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, इसको उष्मा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं इसको उष्मा दे रहे हैं, तो इसके उष्मा देंगे तो इसके क्या होगा भौतिक गुणों में क्या होगा बदलाव होगा, इसका आकार बदल जाएगा, आयतन बदल जाएगा या इसका क्षेत्रफल बदल जाएगा, यानी इसके भौतिक गुणों में क्या होगा बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा, तो इसको हम लोग उष्मा देंगे तो इसमें क्या होगा इसके अणुओं की गतिज बढ़ेगी तो इसमें क्या होगा प्रसार होगा, क्या होगा प्रसार होगा, और प्रसार होगा तो इसका क्षेत्रफल बदलेगा, आयतन बदलेगा और क्या बदलेगा और इसके क्या हो जाएंगे ऐसे भौतिक गुण कई बदल जाएंगे। ठीक है, तो जो उसमें प्रसार होता है इसको 3 भागों में बांटते हैं, यानी उसमें प्रसार 3 प्रकार से होता है। क्या होता है, तो एक रेखीय प्रसार होता है, क्या होता है रेखीय प्रसार होता है, रेखीय प्रसार का मतलब इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा जो होता है क्षेत्रीय प्रसार होता है, क्षेत्रीय प्रसार होता है, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है आयतन प्रसार होता है, आयतन प्रसार होता है। यानी कोई भी वस्तु को गर्म करेंगे, किसी प्रकार की भी वस्तु है और यदि उसको गर्म करते हैं, यानी जो उष्मा की कुचालक है उसको नहीं, ठीक है, जो उष्मा की सुचालक है उनकी बात करें। अब ये नहीं कि लकड़ी को भी गर्म करें तो उसका भी आयतन आकार बदलेगा, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। जो उष्मा की क्या होती है सुचालक होती है उसकी बात करें, तो यदि उन पे ताप दिया जाए तो उनका रेखीय प्रसार, यानी उनमें जो भौतिक गुण बदलते हैं तो कौन कौन से, तो उनमें रेखीय प्रसार होता है, क्षेत्रीय प्रसार होता है, आयतन प्रसार होता है, क्या होता है ये सब प्रसार होते हैं। तो रेखीय प्रसार का क्या फॉर्मूला होता है, यानी उसके रेखीय यानी लंबाई में कैसे वृद्धि होती है वो कैसा होता है। तो देखिए रेखीय प्रसार गुणांक कैसे बोलते हैं, देखना रेखीय प्रसार गुणांक, और इसको दिखाते हैं अल्फा से, किससे दिखाते हैं अल्फा से। जो अल्फा होता है, क्या जो अल्फा होता है वो किसके बराबर होता है, तो इस वस्तु की क्या लंबाई में वृद्धि, यानी वस्तु के लंबाई में वृद्धि बटा में वास्तविक लंबाई, बटा में वास्तविक वास्तविक लंबाई गुणे तापांतर, यानी उसको कितना ताप दिए हैं, यानी उसके ताप में अंतर कितना है, ये होता है रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा बराबर वस्तु के लंबाई में वृद्धि बटे में वास्तविक लंबाई गुणे तापांतर। इतना क्लियर है। वस्तु की लंबाई में वृद्धि यानी इसकी लंबाई क्या लेते हैं, वस्तु की लंबाई L लेते हैं, क्या लेते हैं L लेते हैं, तो क्या हो जाएगा उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो जाएगा, बटे में उसकी वास्तविक लंबाई क्या लिए हैं L लिए हैं, और तापांतर यानी उसमें ताप में अंतर कितना होगा डेल्टा T की। तो यही अल्फा बराबर निकल के आता है डेल्टा L अपान L डेल्टा T। ये होता है क्या रेखीय प्रसार गुणांक। उसी तरह क्षेत्रीय प्रसार गुणांक करेंगे तो क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं A से, तो बस जहां पे L है वहां पे A हो जाएगा। और जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है इसको दिखाते हैं बीटा से, तो आता है बीटा बराबर डेल्टा A अपान A डेल्टा T। ये हो गया आपका क्या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो एक ये फार्मूला बना और एक अल्फा बराबर, यानी एक यहाँ पे अल्फा बराबर बना क्या ये वाला फार्मूला, ठीक। उसी प्रकार आयतन प्रसार गुणांक को दिखाते हैं गामा से, तो ये गामा बराबर हो जाता है क्या डेल्टा V। आयतन को दिखाते हैं किससे V से, तो डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा T।
ये रहे आपके क्षेत्रीय प्रसार गुणांक से 3 फार्मूले, तो इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए। और फिर बढ़ते हैं द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। ये तो रहे ठोसों का, किसी ठोस को ऊष्मा देंगे तो उसमें कौन कौन से प्रसार होंगे, तो रेखीय प्रसार गुणांक होगा, क्षेत्रीय प्रसार होगा, आयतन प्रसार होगा। तो ये रहे उसके क्षेत्रीय प्रसार रेखीय प्रसार गुणांक के फार्मूला, ये रहा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का फार्मूला, और ये रहा आयतन प्रसार गुणांक का फार्मूला। अब देखेंगे द्रव में ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार का होता है, तो इसको नोट कर लीजिए इन फार्मूलों को, फिर देखते हैं द्रव में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है और उसका क्या क्या फार्मूला होता है। तो नोट करिए इसे। तो चलिए देखते हैं द्रव में ऊष्मीय प्रसार, ठीक ना। ठोस में देख लीजिए, वो जो ऊष्मीय प्रसार पढ़े वो ठोस में पढ़े, रेखीय, क्षेत्रीय, आयतन। द्रव में क्या होता है कि द्रव में 2 प्रकार से प्रसार होता है उसमें। क्या, एक तो आभासी प्रसार होता है, एक क्या होता है, आभासी प्रसार होता है, और एक होता है वास्तविक प्रसार। क्या होता है, वास्तविक प्रसार। आभासी प्रसार क्या होता है, वास्तविक प्रसार होता है, इसको समझिए। तो देखिए आभासी प्रसार कब होगा, जैसे मान लेंगे कि कोई बर्तन लिए हैं और इस बर्तन में द्रव को भरे हैं, ठीक है। इस बर्तन में क्या किए हैं, द्रव को भरे हैं, और फिर इसको क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इसको ऊष्मा दे रहे हैं, इसमें द्रव भरा है, तो ठीक है। तो देखिए इसमें तो जब ऊष्मा देंगे तो द्रव को भी मिलेगा और इस बर्तन को भी मिलेगा, दोनों को ऊष्मा मिलेगा। तो जब इस द्रव को ऊष्मा मिलेगा तो इसके भी अणुओं की गतिज बढ़ेगी, तो इसका भी भौतिक गुण बदलेगा। तो जब द्रव के गुणों में यानी इसके भौतिक गुणों को ही सिर्फ यानी द्रव के प्रसार का ही अध्ययन किया जाए और बर्तन के प्रसार को ध्यान में न रखा जाए, यानी जब किसी द्रव को किसी पात्र में रख के गर्म किया जाए, तो जब प्रसार होगा तो दोनों में होगा, तो दोनों में होगा तो सिर्फ द्रव के प्रसार को अध्ययन किया जाए और बर्तन के प्रसार को छोड़ दिया जाए, ध्यान में न रखा जाए, तो उस समय जो होगा कौन सा प्रसार होगा, आभासी प्रसार। मतलब केवल द्रव के प्रसार को ध्यान में रखा जाए, रखा जाए, तब क्या होगा, तो आभासी प्रसार होगा। और क्षेत्रीय प्रसार कब हो जाएगा, तो द्रव और बर्तन दोनों के प्रसारों को ध्यान में रखा जाए, दोनों के प्रसारों को ध्यान में रखा जाए, तब क्या होगा, वास्तविक प्रसार होगा। रखा जाए तब क्या होगा, वास्तविक प्रसार होगा। तो इतनी बातें समझ में आई। द्रव में जो ऊष्मीय प्रसार होता है 2 तरीके से होता है, एक आभासी प्रसार होता है, एक वास्तविक प्रसार होता है। आभासी प्रसार क्या होता है, तो द्रव के प्रसार को ध्यान में रखा जाए, यानी जब द्रव को पात्र में रख के गर्म करेंगे तो दोनों में प्रसार होगा, तो सिर्फ द्रव के प्रसार को ध्यान में रखा जाए, बर्तन के प्रसार को ध्यान में न रखा जाए, तब क्या होगा, आभासी प्रसार। और वास्तविक प्रसार कब होगा, द्रव और बर्तन दोनों के प्रसारों को ध्यान में रखा जाए, तो कौन सा प्रसार होगा, वास्तविक प्रसार। देखिए जो आभासी प्रसार होता है, आभासी प्रसार इसको दिखाते हैं, आभासी प्रसार, तो इसका जो आभासी भार होगा, ठीक, कैसे क्या होगा, तो इसको दिखाते हैं गामा ए से। ए का मतलब इमेजिंग, तो जो गामा मतलब कैसा, तो आयतन प्रसार गुणांक, ठीक ना, आयतन प्रसार गुणांक। तो आभासी प्रसार गामा ए बराबर क्या होता है, तो आयतन में आभासी वृद्धि, कैसी वृद्धि, तो आभासी वृद्धि बटा में वास्तविक आयतन गुणे ताप में वृद्धि, सेम वही फार्मूला है जो रेखीय प्रसार, आयतन प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का, तो वही वृद्धि बटे में उसका वास्तविक और ताप में वृद्धि। तो ये हो गया आभासी प्रसार गुणांक। वाई गामा बराबर क्या होता है, आयतन में आभासी वृद्धि, और क्या होता है, वास्तविक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। ये हो गया क्या, आपका आभासी प्रसार गुणांक। चलिए अब निकालते हैं वास्तविक प्रसार। तो किसका निकालना है भाई, द्रव का निकालना है ना, तो निकालेंगे द्रव का वास्तविक प्रसार। तो इसको निकालेंगे तो ये भी होता है गामा, वास्तविक मतलब रियल ना, वास्तविक मतलब रियल, तो यहाँ लिख देंगे गामा आर, आर का मतलब रियल, ए का मतलब इमेजिन। तो अब यहाँ पे देखिए आभासी प्रसार ले रहे थे, तो
आयतन में आभासी वृद्धि बटे में वास्तविक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। अब यहाँ पे द्रव का वास्तविक प्रसार निकाल रहे हैं, तो वाई रियल बराबर वाई आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आयतन में वास्तविक वृद्धि, आयतन में वास्तविक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि ऐसे दिखा दे रहे हैं रेज से, इसका मतलब वृद्धि बटे में क्या, वास्तविक आयतन या प्रारंभिक आयतन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे भी वास्तविक नहीं तो प्रारंभिक आयतन लिख सकते हैं, क्या, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन। तो यहाँ पे वास्तव आयतन में वास्तविक वृद्धि बटे में प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि। ठीक है, तो ये रहे द्रव का आभासी प्रसार और ये रहा द्रव का वास्तविक प्रसार। क्या होता है, तो आयतन में आभासी वृद्धि बटे में प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। उसी प्रकार द्रव का आभासी क्या निकाले, प्रसार निकाले, तो वाई रियल बराबर क्या होता है, वाई आर, आर का मतलब रियल, तो आयतन में वृद्धि, आयतन में वो भी किसके, वास्तविक वृद्धि, वास्तविक प्रसार निकाले ना, तो आयतन में वास्तविक वृद्धि बटे में प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। इतना क्लियर है। अब भाई बर्तन के भी आयतन में वृद्धि होगा ना, किसमें भी होगा, बर्तन के भी आयतन में वृद्धि होगा, तो इसको भी निकाल लेते हैं, बर्तन के भी। तो बर्तन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्तन का प्रसार गुणांक, प्रसार गुणांक सेम वैसे ही क्या हो जाएगा, तो बर्तन के आयतन में वृद्धि, बर्तन के आयतन में वृद्धि बटे में प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। इतना क्लियर है, यहीं पे हो जाएगा ना, दिखाई दे रहा है इधर ना, तो चलिए ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बर्तन, बर्तन के आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, अब बटे में क्या हो जाएगा, बर्तन का प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में, ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि। सेम वही मेथड है, बस यहाँ पे जो मतलब आयतन हो तो आयतन रखेंगे, क्षेत्रफल हो रहा है तो क्षेत्रफल रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, द्रव का आभासी प्रसार, वास्तविक प्रसार और बर्तन का प्रसार गुणांक। इतना क्लियर है। तो अब देखेंगे कि एक्चुअली में जो द्रव का प्रसार हो रहा है उसका जो वास्तविक प्रसार हो रहा है वो कितना हो रहा है, यानी इनके बीच रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक ना, तो जो द्रव का वास्तविक प्रसार होता है वो होता है कितना, तो जो द्रव का वास्तविक प्रसार होगा, वास्तविक प्रसार क्या है भाई, वाई आर है ना, वाई आर है। तो ये जो द्रव का वास्तविक प्रसार है ये आभासी प्रसार और बर्तन के प्रसार गुणांक के योग के बराबर होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे द्रव और बर्तन दोनों के प्रसारों को अध्ययन किया जाता है, तभी हम लोग का वास्तविक प्रसार निकलता है ना। तो ये जो वास्तविक प्रसार निकलेगा तो द्रव का प्रसार किसका, बर्तन का प्रसार होगा, योग के ही क्या होगा, बराबर होगा। तो किसको देखिए, वास्तविक प्रसार को दिखाते हैं वाई आर से, आभासी प्रसार को दिखाते हैं वाई ए से, वाई ए से, और जो बर्तन का प्रसार गुणांक है वाई जी, जी, ठीक ना, इसको दिखाते हैं वाई जी नहीं गामा जी है भाई, गामा जी से। इतना क्लियर है। तब जो वास्तविक प्रसार होगा यानी जो वाई आर होगा बराबर होगा किसके, तो सॉरी वाई बोल रहे हैं, गामा ए प्लस गामा जी, यानी यही रिलेशन है इन तीनों के बीच। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, इस वाले फार्मूले को नोट कर लीजिएगा और ये सब बातें याद रख लीजिएगा कि जो वास्तविक प्रसार होता है, द्रव का जो वास्तविक प्रसार होता है, द्रव और बर्तन दोनों के प्रसारों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो द्रव का आयतन प्रसार या प्रसार होगा, द्रव का जो आभासी प्रसार होगा और बर्तन का जो प्रसार होगा, इन दोनों का योग करेंगे तब उस निकलेगा किसका, द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक। इतना क्लियर है। तो इस वाले फार्मूले को नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं क्या हम लोग देखते हैं कि जो ताप होता है वो घनत्व पे क्या प्रभाव देता है, यानी ताप का घनत्व के साथ परिवर्तन। ठीक है, और फिर देखेंगे गैसों में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। तो चलिए इसको नोट करिए और फिर देखते हैं उन टॉपिक को, और ये थ्योरी समाप्त करके और बढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल किस तरह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ताप के साथ
घनत्व परिवर्तन, घनत्व परिवर्तन। तो देखिए कोई भी वस्तु है, ठीक ना, कोई भी वस्तु है, यदि उसको गर्म कर रहे हैं और उसका आयतन बदल रहा है तो ताप बदलने पे जो उसके घनत्व में परिवर्तन होगा वो कैसे होगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है डी टी बराबर, डी घनत्व है ना, डी टी बराबर डी नॉट, डी नॉट और क्या होता है भाई फार्मूला, डी नॉट 1 माइनस गामा टी, 1 माइनस गामा टी। डी नॉट क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व है। डी टी क्या है, तो टी डिग्री सेल्सियस पे घनत्व है। गामा क्या है, तो आयतन प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक है, पढ़ चुके हैं, आयतन प्रसार गुणांक है। और वहीं जो टी है ताप है, कितने ताप पे। तो जो ताप के साथ घनत्व परिवर्तन होता है, ताप के साथ जो घनत्व परिवर्तन होता है, यदि किसी भी वस्तु को कैसे होता है, तो किसी भी वस्तु को ताप देंगे तो उसके आयतन में वृद्धि होगा, आयतन में वृद्धि होगा तो भाई ताप बदलेंगे तो उसका घनत्व में भी परिवर्तन होगा। तो वो घनत्व में परिवर्तन इसी फार्मूले द्वारा हम लोग निकालते हैं। किस फार्मूले द्वारा, तो डी टी बराबर डी नॉट 1 माइनस गामा टी, डी जीरो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ताप है, उसका घनत्व है। पूछेगा इतने डिग्री सेल्सियस पे कितना घनत्व होगा, तो बस यहाँ से इसी फार्मूले में रख के और निकालते हैं। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं। क्या होता है, डी टी बराबर डी नॉट 1 माइनस गामा टी, गामा टी। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, इतना क्लियर है। अब ताप के साथ घनत्व परिवर्तन हो गया, बचा इसका अंतिम टॉपिक, तो वो है गैसों में क्या, गैसों में आयतन, गैसों में प्रसार गुणांक, गैसों में प्रसार गुणांक। तो जो गैसों में प्रसार गुणांक होता है ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है, ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। और इसमें जो गैसों का प्रसार गुणांक होता है, इसमें जो आयतन प्रसार गुणांक होता है, कौन सा प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, तो उसका फार्मूला होता है आयतन प्रसार गुणांक का, आयतन प्रसार गुणांक का फार्मूला होता है कि V बराबर V नॉट 1 प्लस गामा V इंटू टी, ये होता है फार्मूला आयतन प्रसार गुणांक। किसमें, तो गैसों में, गैसों के प्रसार गुणांक में गैस का आयतन प्रसार गुणांक V बराबर होता है V नॉट 1 प्लस वाई वी, और वाई भी कर रहे हैं गामा V इंटू टी। V नॉट वही 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका आयतन, ये क्या है, तो उसका आयतन प्रसार, गैस का आयतन प्रसार गुणांक है, टी क्या है, ताप है, तो आयतन निकलता है। इसी प्रकार इसमें दाब प्रसार गुणांक निकालते हैं, गैसों में दाब प्रसार गुणांक निकालते हैं, दाब प्रसार गुणांक निकालते हैं, तो वो आता है कितना आपका, सेम वैसे ही दाब को किससे दिखाते हैं, P से ना, तो P बराबर हो जाता है P नॉट 1 प्लस गामा P इंटू टी। इतना क्लियर है। और यहाँ पे जो रखे हैं वो गामा P का मान रखते हैं 1/273, 1/273। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए, यही जो फार्मूले हैं, पीछे जो फार्मूले नोट किए, और ये 1 2 3, बस 3 ये फार्मूले नोट कर लीजिए। और इसी फार्मूले के साथ ये लेसन आपका समाप्त होता है, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ये और ये, इतना क्लियर है ना। तो इसको नोट करके और शुरू करते हैं हम लोग कौन सा लेसन, रिलेशन नहीं, इसका अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक ना। तो इतना नोट करिएगा और फिर देखते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। तो थोड़ा एक सारणी दिया है, उसको भी नोट कर लेंगे। क्या दिया है कि सारणी में कुछ तत्वों के आयतन प्रसार गुणांक दिखाए गए हैं। भाई इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, इस सारणी को बना दे रहे हैं और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस याद कर लेंगे तो क्या होगा कि इसका देने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में पूछेगा कि पूछ देगा कि एल्युमिनियम का आयतन प्रसार गुणांक कितना होता है, पारा का आयतन प्रसार गुणांक कितना होता है, जल का आयतन प्रसार गुणांक कितना होता है, ये पूछ सकता है। तो इसको नोट करिए और इस तालिका को बना दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए और फिर शुरू करते हैं हम लोग क्या, इसके अभ्यास प्रश्न, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और तालिका बनाते हैं। तो तालिका देखते हैं, क्या देखते हैं तालिका, तो कुछ तत्वों के आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक,
आयतन प्रसार गुणांक देखते हैं। तो तालिका बनाइए, इधर लिखेंगे तत्व और इधर लिखेंगे आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, ऐसे लिख ले, ऐसे तालिका बनाएंगे। इतना क्लियर है। अब तत्व में लेते हैं कौन कौन सा, तो एल्युमिनियम, पीतल, पारा, जल, लोहा। एल्युमिनियम, पीतल, जल, पारा, जल, लोहा। तो रखते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को Al से दिखाते हैं। फिर पीतल, तो पीतल लिख दे रहे हैं भाई उसको, पीतल। फिर पारा है तो Hg से दिखाते हैं ना पारा को, तो Hg लिख दे रहे हैं। जल है तो जल को भाई जल लिख दे रहे हैं। और क्या है, लोहा है तो लोहा लिख दे रहे हैं। इस सिंबल का मतलब समझ रहे हैं ना, ये पारा है और ये क्या है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम। ठीक है, तो जो एल्युमिनियम होता है इसका आयतन प्रसार गुणांक होता है 7 × 10 की पावर माइनस 7 × 10 की पावर माइनस 5 केल्विन इनवर्स होता है। यानी एल्युमिनियम का होता है 7 × 10 की पावर माइनस 5 केल्विन इनवर्स। फिर पीतल का होता है 6 × 10 की पावर माइनस 5 केल्विन इनवर्स। फिर पारा का होता है 18.2 × 10 की पावर माइनस 5 केल्विन इनवर्स। देखिए 10 के पावर 5 सब में आ रहा है, बस आगे का मान बदल रहा है। जल का होता है 20.7 × 10 की पावर माइनस 5 केल्विन इनवर्स। और लोहा का होता है 3.55 × 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। तो इस तालिका को आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी जो एल्युमिनियम है इसका आयतन प्रसार गुणांक कितना होता है, पीतल का, पारा का, जल का, लोहा का। इसमें से जरूर आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। यदि पूछेगा तो यही पूछेगा कि पारा का आयतन प्रसार गुणांक कितना होता है, जल का आयतन प्रसार गुणांक कितना होता है, या तो न्यूमेरिकल में आपको इसका वैल्यू पुट करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा और हम लोग अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलिए मिलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न के साथ अगले वीडियो में।